आज हम अध्ययन करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारत सहित किसी भी राष्ट्र के हितों को पर राष्ट्र से वार्ता, संधि, समझौते या युद्ध किसी भी माध्यम से अपने राष्ट्र के हितों की पूर्ति करना, हितों की साधना करना, जिस टूल के माध्यम से, जिस उपकरण के माध्यम से संभव हो पाता है, वह उस राष्ट्र की विदेश नीति कहलाती है। विदेश नीति का मतलब केवल युद्ध अथवा संधि नहीं है। विदेश नीति उस राष्ट्र के समस्त प्रकार के हितों, जिसमें उस राष्ट्र के उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के अलावा उस राष्ट्र से संबंध रखने वाले परंतु उस भूभाग में नहीं रहने वाले व्यक्तियों को भी प्रभावित करती है और उनको समाविष्ट करते हुए विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। विदेश नीति भूभाग की ही नहीं और उस पर्टिकुलर एरिया की नहीं, ज्योग्राफिकल टेरिटरी की ही बात नहीं। यदि उस राष्ट्र को किसी भी प्रकार से आने वाले समय में किसी संकट का सामना करना पड़े, चाहे वो सामुद्रिक चुनौती हो, चाहे वो आकाशीय चुनौती हो, अथवा किसी भी अन्य रूप में जो बदलती परिस्थितियों में टेक्नोलॉजी बदलने से उस राष्ट्र के नागरिकों के हितों के प्रतिकूल हो, तो वो भी तत्व उस विदेश नीति का भाग होते हैं। विदेश नीति के निर्धारण के समय उपयुक्त समस्त प्रकार की चिंताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। भारत की विदेश नीति में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का मूल उद्देश्य उस राष्ट्र के हितों की साधना होती है, उस राष्ट्र के हितों की पूर्ति करना होता है। तो भारत के हित कहाँ हैं, किस प्रकार से हम भारत के हितों को देख सकते हैं। निश्चित रूप से भारत के जो नागरिक हैं, उनके यहाँ की जो जनसांख्यिकीय और जो सांस्कृतिक तत्व हैं, उन समस्त प्रकार के तत्वों से मिलकर भारत की विदेश नीति के ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। जैसे यहाँ की सोशियो कल्चरल एलिमेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है जियो और जीने दो। इसका अर्थ यह है कि सहिष्णुताकारी विदेश नीति है भारत की। यानी भारत ये चाहता है कि जो परिस्थितियां हैं यथासंभव, यदि उनमें मानवता का बोध हो और मानवता को कोई चुनौती नहीं हो, तो भारत एग्रेशन के पक्ष में नहीं है। भारत की विदेश नीति आक्रामक नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो समझने लायक है वो ये है कि भारत शांति और सुरक्षा के लिए सदैव प्रयासरत है। भारत चाहता है कि शांति और सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां या भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में ऐसी परिस्थितियां ना हो जो कि शांति की यथास्थिति को प्रभावित करती हों। ऐसी यदि परिस्थितियां होती हैं तो भारत का मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा फॉरेन पॉलिसी का ये रहा है कि उस परिस्थिति को किसी भी तरीके से काउंटर बैलेंस करके और शांति की परिस्थितियां बनाई जा सके। सुरक्षा की चुनौती, सेफ्टी, हर राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की चुनौती होती है। कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता है
और भारत की विदेश नीति में भी मूल तत्व यही है कि भारत भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। भारत हर राष्ट्र से और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सम्मानपूर्ण तरीके से बर्ताव करता है और अपने समस्त प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करता आया है, गुटबंदियों से दूर रहता है, साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करता है, नस्ल भेद विरोधी विचारधारा है भारत की विदेश नीति की। भारत यूएनओ का सदैव सपोर्ट करता आया है। और अब इसके आगे हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व कौन से हैं, ऐसे कौन से प्रभावकारी कारक हैं जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति में इस तत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता। भारत की सीमाएं चूंकि ये हिमालयन प्लेटू, ये हिमालय पर्वत के बाद यहाँ पे सामुद्रिक सी बॉर्डर और बांग्लादेश से इंटरमिनवर्ड बॉर्डर अंतर्स्थित पाकिस्तान से थार का डेजर्ट और इनसे होते हुए हिमालय तक विस्तृत सीमाएं, तो और इधर चीन से भूटान और नेपाल, ये म्यांमार। तो इन सब से जो चीज निकल के आती है वो ये है कि भारत अपनी विदेश नीति में अपने पड़ोसी राष्ट्रों को कभी इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भी राष्ट्र इग्नोर नहीं कर सकता और उन राष्ट्रों का आकार भी विदेश नीति को प्रभावित करता है। चीन का विशाल आकार, पाकिस्तान के साथ भारत की भौगोलिक सीमाएं तो तय करती ही हैं बहुत सारी चीजें, पर इसके साथ एक और कारक जो प्रभावकारी है इसके साथ ही भौगोलिक कारक के साथ, वो है ऐतिहासिक तत्व, हिस्टोरिकल एलिमेंट्स। क्योंकि भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 तक एक ही राष्ट्र थे और उसके बाद द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुई। तो इन सारी चीजों से जो चीज निकल कर आती है वो ये है कि भौगोलिक तत्व जो है वो उस राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करता है और भारत की भौगोलिक सीमाएं एक तरफ जहां हिमालय को टच करती हैं और हिमालय के थ्रू अदर नेशंस की बाउंड्रीज को टच करती हैं, वहीं यहाँ कोई राष्ट्र नहीं है परंतु सामुद्रिक सीमाएं हैं, परंतु उनकी अपनी चुनौतियां हैं। तो
भारत को अपनी जल मार्गों की भी रक्षा करनी है, अपनी सी बॉर्डर्स को भी सुरक्षित करना है, और अपर लेवल पे भारत को माउंटेन्स में स्थित अपनी बॉर्डर को भी सिक्योर करना होता है। और इसके अलावा एक चीज और है, इन सब राष्ट्रों के अलग अलग विचारधाराएं, उनकी पॉलिटीज, जैसे चीन का साम्यवाद, पाकिस्तान का सैन्य तंत्र, नेपाल का हिंदू शासन, श्रीलंका, तो सब प्रत्येक प्रकार के राष्ट्र में अलग अलग पॉलिटीज हैं, अलग अलग उनकी राज व्यवस्थाएं हैं, उनका रूप अलग अलग है, और ये रंग बिरंगा पड़ोस होने के कारण भारत की विदेश नीति इन सब कारकों से प्रभावित होती है। भारत गुटबंदियों का कभी समर्थक नहीं रहा है। भारत की विदेश नीति को सबसे अधिक प्रभाव करने वाले तत्वों में एक तत्व है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का आजादी के पश्चात लंबे समय तक शासन करना। उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1947 से 1964 तक, लगभग 17 साल तक लॉन्गेस्ट पीरियड में इन्होंने भारत की विदेश नीति को एक ऐसे सांचे में ढाला कि उसके बाद उस रूप से निकलना ना तो भारत के लिए कभी उसकी आवश्यकता पड़ी इन चीजों की, और उनको चूंकि उनकी बुक का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उनको सभी राष्ट्रों इस बुक से ये पता चलता है कि पंडित नेहरू की विदेश नीति के मामले में, राष्ट्र के हितों के मामले में, किसी राष्ट्र को के रूप को समझने के बारे में कितनी सूक्ष्म उनकी अप्रोच थी, कितना सूक्ष्म तरीके से उनकी दृष्टि थी। तो 17 साल तक उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो इस चीज ने भारत की विदेश नीति की पिलर्स को बहुत मजबूत किया। भारत को एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी के रूप में पंडित नेहरू के व्यक्तित्व ने भारत की विदेश नीति को एक बड़ा आकार दिया। भारत की विदेश नीति के बारे में मैंने सबसे पहले भी थोड़ा आपको बताया था कि सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल एलिमेंट्स हैं, वो भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक तत्व, क्योंकि इस भूभाग में रहने वाले लोगों के बारे में आमतौर पर यह धारणा है कि हमारा नेशनल कैरेक्टर है वो टॉलरेंस का है, सहिष्णुता का है। ये कारक जो है ये इस भूभाग में रहने वाले लोगों की जो हिस्ट्री है उससे पता चलता है। जैसे यहाँ पे बुद्धिज्म पनपा, यहाँ पे जैनिज्म पनपा, यहाँ पे गांधी जी जैसे व्यक्तित्व है, वो इस धरा पे उन्होंने आकार लिया और संपूर्ण विश्व के समक्ष अपने महान व्यक्तित्व का परिचय दिया। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं इस भूभाग के कल्चरल एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स ये सभी के सभी नॉन वायलेंस की पक्षधर हैं। अहिंसा, तो अहिंसा और सहिष्णुता
ये ऐसे पक्ष हैं भारत की विदेश नीति के जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत की नेशनल कैरेक्टर में एग्रेशन नहीं है। एग्रेशन के विपरीत भारत सहिष्णुता को प्रमोट करने वाला एक नेशन है। अब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन alignment, movement, गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता असंलग्नता, तटस्थता, अप्रतिबद्धता लगभग समानार्थक शब्द हैं। जब भारत आजाद हुआ तब विश्व दो भागों में विचारधाराओं के रूप में बंट चुका था। एक विचारधारा थी पूंजीवाद की, एक विचारधारा थी साम्यवाद की। पूंजीवाद की विचारधारा का समर्थन करने वाले राष्ट्रों में मुख्य राष्ट्र जो मजबूत राष्ट्र थे उस समय वो यूएसए और ब्रिटेन, उसमें प्रमुख राष्ट्र था अमेरिका। साम्यवादी विचारधारा को प्रमोट कर रहा था 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जिसको रशियन क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति भी कहा जाता है, लेनिन के नेतृत्व में हुई। उसके बाद यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का मूल उद्देश्य था कि साम्यवाद की विचारधारा को विश्व में प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए। और यह सिलसिला 1917 से लेके 1990 तक चलता रहा। वहीं अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी राष्ट्र जो हैं वो पूंजीवाद का, लोकतंत्र का प्रचार कर रहे थे और इन विचारधाराओं के माध्यम से दोनों ही राष्ट्र विश्व में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए निरंतर संघर्षरत थे। इन दोनों विचारधाराओं के परस्पर टकराहट के कारण विश्व में तनाव की स्थिति हो गई, जिसे हम एक विचारधारात्मक युद्ध भी कहते हैं और शीत युद्ध भी कहते हैं। तो कोल्ड वॉर ने एक तरीके से संपूर्ण विश्व का पोलराइजेशन कर दिया, ध्रुवीकरण कर दिया। भारत के लिए आसान नहीं था कि वो किसी एक ध्रुव, एक धड़े का समर्थन करता। किसी एक पक्ष के साथ जुड़ने का मतलब था दूसरे के विरोध का सामना करना, दूसरे से सहयोग नहीं मिलना। भारत चूंकि बहुत बड़ी आबादी का राष्ट्र था और इस समय नेहरू जी ने ये तय किया कि किसी एक विचारधारा के साथ मिलकर और उसकी सहायता लेने के साथ उसी की पंक्ति में ध्रुवीकृत होकर पंक्तिबद्ध हो जाने से बेहतर है कि दोनों विचारधाराओं से संवाद स्थापित करते हुए उनसे जो सहयोग मिल सकता है वो ले लिया जाए, किसी एक विचारधारा के साथ जुड़ने से ये विकल्प ज्यादा बेहतर था। उसके और कई कारण भी थे, क्योंकि इधर चीन में उस समय माओ आ चुके थे।
ये साम्यवाद से जुड़ी विचारधारा वाला राष्ट्र है। और इधर पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उसकी नजदीकियां अधिक थी। तो इन परिस्थितियों में जहां एक तरफ यूएसए को या एक तरफ पूंजीवादी धड़ा हो और दूसरी तरफ साम्यवादी धड़ा हो, तो भारत के लिए संभव नहीं था कि वह किसी एक वर्ग को, एक गुट को समर्थन करता। इसीलिए हमने इन दोनों गुटों से जुड़ने की बजाय गुट से निरपेक्ष रहने का निर्णय लिया और गुट निरपेक्ष आंदोलन नेहरू, नासिर और टीटो के नेतृत्व में नाम की स्थापना हुई। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई और भारत समेत कई विकासशील राष्ट्र ऐसे थे जो इन दोनों ही विचारधाराओं के साथ इतनी नजदीकियां नहीं चाहते थे, दोनों ही तरह की विचारधाराओं से सहयोग चाहते थे, इसलिए वो निरंतर नाम से जुड़ते गए। तो भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता ये है कि भारत ने अपने आप को किसी गुट में शामिल नहीं किया। भारत की विचारधारा, भारतीय विदेश नीति की एक अन्य विशेषता ये भी है गुट निरपेक्षता के अलावा कि भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करती है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। जो मैंने कल्चरल सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स की बात करी थी, उसी का ही एक पार्ट है कि भारत हमेशा, चूंकि जैनिज्म, बुद्धिज्म, गांधीज्म ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को जिनमें वो ये एक बड़े लैंडमार्क के रूप में देखे जाते हैं। तो और वैसे भी भारत में कितने मध्यकालीन आक्रमण हैं, बहुत सारी तरह के जाति के लोगों ने, अलग अलग संस्कृति के लोगों ने भारत पे आक्रमण किए। इसके बावजूद भी भारतीयों द्वारा अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करने के जो वृत्तांत हैं वो कम देखे जाते हैं। इसी के कारण हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं